बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? ओके, ठीक है। चलें जी, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है जी, इसको हम आज रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को। ये हमारे फर्स्ट यूनिट का ही रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है जी, तो आपने पहले इसको पढ़ा होगा डिटेल में। आज हम जस्ट इसको जो है वो ओवरव्यू करेंगे। जी स्टूडेंट्स, चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सेशन। आज का कुछ इस तरह से है। ऑब्जेक्टिव जो है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, देन डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है जी, स्टेजेस कौन से हो सकते हैं, जिसमें हम प्री पैथोजेनिक स्टेज और पैथोजेनिक स्टेज जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है जी, हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, जिसमें हम लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग और साथ में प्रोग्नोसिस एवेल्यूएशन वगैरह हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड जो है उसमें है दी डेफिनेशन व्हाट इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
जी मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। आप लोग ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं? स्टूडेंट्स अपने लोगन जो है दोबारा से स्टार्ट करें जिन स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है, ताकि आप लोग जो है उसमें क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है जी, चलिए हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज़ signifies the way in which a disease evolves over time from the earliest stage of its pre-pathogenic phase to its termination as recovery, disability or death in the absence of treatment or prevention। ठीक है जी, हम नेचुरल हिस्ट्री को हम आम लफ्ज़ में जो है कॉमन वर्ड में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसमें डिज़ीज़ जो है उसकी अर्लीस्ट स्टेज आती है और वहाँ से लेके उसकी एंड स्टेज तक जो है इस तक जाता है। और इसमें जो है या तो अर्ली स्टेज में उसका फिर प्री पैथोजेनिक फेज आता है और बाद में उसका जो है पैथोजेनिक स्टेज आती है और उसके बाद या तो फिर पर्सन जो है रिकवरी की तरफ जाता है या फिर डिसेबिलिटी या फिर डेथ को लीड करेगा। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम, सो लेट मी चेक। आप लोगों को स्लाइड्स प्रॉपर्ली शो हो रही हैं? स्टूडेंट, स्लाइड्स प्रॉपर्ली शो हो रही हैं आप लोगों को? ओके जी, आ रही है आवाज़? सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आज। ठीक है जी, अगर हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड देखें, ठीक है जी, आपने इसमें प्री पैथोजेनिक स्टेज और पैथोजेनिक स्टेज डिस्कस की होगी, पढ़ी होगी। तो इसी तरह जो है अगर हम टाइफाइड की नेचुरल हिस्ट्री अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि एंट्री ऑफ स्टेफिलोकोकस टाइफाई है, ठीक है जी, और फिर उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 14 डेज़ का होता है। और जैसे ही एंट्री होगी उसके बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? अब आपको आवाज़ आ रही है सबको? अब आ रही है आवाज़ सबको? ओके ठीक है जी, सबसे पहले एंट्री होगी और उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होगा। किसी भी डिजीज़ का कोई भी माइक्रोब जो है वो इफ़ेक्ट करेगा तो उसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं, जो कि नॉर्मली 14 डेज़ का होता है। देन अगर उसका सिम्टम्स अगर हम देखें तो फिर हेडेक हो सकती है, फीवर, ठीक है जी, पी सो जो है स्टूल उसके हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो पैल्पेबल स्प्लीन रैश वगैरह जो है उसमें हमें शो होते हैं। अगर हम देखें उसका रिकवरी, ठीक है जी, ये तो पैथोजेनिक स्टेज थी जिसमें साइन सिम्टम उसके अपीयर हुए और उसने अपनी कंडीशन जो है उसकी वर्स होती है। उसके बाद जो है अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर रिकवरी आती है, और अगर रिकवरी नहीं आती तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें है जी हेमरेज, परफोरेशन और पेरिटोनाइटिस जो है ये मेन कॉम्प्लिकेशन है टाइफाइड की। और अगर वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो लीड करेंगी डेथ या डिसेबिलिटी को या फिर कैरियर स्टेज को। ठीक है जी, तो इस तरह से एक साइकिल चलता है। और प्री पैथोजेनिक स्टेज आती है, फिर पैथोजेनिक स्टेज आएगी और उसके बाद या तो रिकवरी की तरफ जाएगा पर्सन या फिर डिसेबिलिटी या डेथ को जो है वो लीड करेगा। तो ये मेन साइकिल है जो कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ जो है उसमें हम इसको जो है स्टडी करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है अगर आप देखें
तो उसमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ को जो है और एलेबरेट किया गया है एक इसमें। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस है और पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस है। पीरियड ऑफ प्री पैथोजेनेसिस में भी डिजीज़ नहीं हुई होती, लेकिन पैथोजेनिक फेज़ में जो है डिजीज़ होती है। ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें डिजीज़ प्रोसेस किस तरह, सबसे पहले है जी प्री पैथोजेनिक फेज़। उसमें आ जाता है बिफोर मैन इज़ इन्वॉल्व। ठीक है जी। उसमें एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जिसमें जो है इन्फेक्शियस एजेंट वगैरह जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। इससे पहले जो है वो मैन जो है उसमें जो है वो डिजीज़ अक्रंस नहीं होती। ठीक है जी। इसको हम रिस्क फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और पीरियड ऑफ पैथोजेनिक फेज है जिसमें मेन अक्रंस ऑफ डिजीज़ होती है वो इन द मैन में, यानी कि किसी भी पर्सन में होगी, और वो उसको दो तरह के उसके आउटकम्स आते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले पैथोजेनिक स्टेज आएगा तो उसमें क्लिनिकल हॉरिजोन है, यानी कि साइन सिम्टम जो है वो अपीयर होंगे। उसके बाद इलनेस उसकी जो है वो होगी, और उसके बाद अगर इलनेस को अगर हमने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा कि पर्सन जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ जा सकता है, या उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, या फिर क्रोनिक स्टेट उसमें आ सकती है, और इवन डेथ को भी वो लीड कर सकता है। अगर वो ज़्यादा सीवियरिटी में कोई डिजीज़ चली गई है तो वो डेथ को लीड करेगी। लेकिन अगर हमने इसको प्रॉपरली ट्रीट कर लिया है और पर्सन ने डिजीज़ को हमने जो है वो क्योर कर लिया है, तो फिर उसमें जो है वो रिकवरी को लीड करेगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रॉपरली एक सीक्वेंस चलेगा। या आप लोगों ने एपिडेमियोलॉजी में भी डिस्कस किया होगा। थर्ड ईयर में आपने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है वो पढ़ी होगी जी। अब शो हो रही हैं स्लाइड्स। इसी तरह एक और ये एक डायग्राम है, इसमें सीक्वेंशियल शो है कि किस तरह से जो है वो प्री पैथोजेनिक स्टेज आएगी और फिर पैथोजेनिक स्टेज है। तो उसमें अगर आप देखें, सबसे पहले एक्सपोजर हुआ। ठीक है जी। एक्सपोजर जो है वो कोई भी ससेप्टेबल होस्ट है उसको जो एक्सपोजर होगा किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से। ठीक है जी। उसके बाद उसमें दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो इन्फेक्शन होगा या नो इन्फेक्शन होगा। ठीक है जी। अगर इन्फेक्शन होता है अगर तो इन्फेक्शन होगा तो फिर क्लिनिकल डिजीज़ जो है उसमें जो है वो लीड करेगी, उसमें साइन सिम्टम वगैरह आएंगे, उसको हम कह सकते हैं इस कंडीशन को इन्फेक्शियस। ठीक है जी। वो पर्सन जो है वो फिर इन्फेक्शियस होगा जिसमें जो है ना उसके साइन सिम्टम प्रॉपरली अपेयर हो गए हैं। अगर नो इन्फेक्शन है तो उसमें हम जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये अभी इनक्यूबेशन पीरियड है, और अभी तक उसमें जो है कोई इन्फेक्शन के जो चांसेस जो हैं वो नहीं हुए। और इसके बाद जो है फिर क्लिनिकल डिजीज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसके दो मेन आउटकम हैं, या तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया है तो रिकवरी की तरफ पर्सन लीड करेगा, और अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ तो फिर वो डेथ को लीड करेगा। और डेथ या रिकवरी की स्टेज में फिर हम उसको जो है नॉन इन्फेक्शियस कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। उस टाइम पे जो है वो नॉन इन्फेक्शियस को जो है लीड करेगा। ठीक है। तो इसमें आपने एक्सपोजर हुआ, किस तरह से एक्सपोजर हुआ, ससेप्टेबल होस्ट में इन्फेक्शन हुआ, ऑनसेट हुआ साइन एंड सिम्टम का, फिर वो डेथ या रिकवरी को लीड करेगा। ठीक है जी। तो मेन जो है डिजीज़ के ससेप्टेबल होस्ट के एक्सपोजर से लेके तो जब तक उसके साइन सिम्टम पेयर नहीं हो जाते तो उसको हम प्री पैथोजेनिक फेज कहेंगे, और वो जो है उसको हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। चलें जी, अब हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, लेटेंट पीरियड क्या है, इन्फेक्शियस पीरियड क्या है, और नॉन इन्फेक्शियस पीरियड क्या है। ठीक है जी। जो इंक्यूबेशन पीरियड है द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट
एंड द पेरेंट्स ऑफ द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज इन क्वेश्चन इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, यही वही बात है, जब इसका एक्सपोजर होना है, एक्सपोजर से लेके उसका फर्स्ट साइन सिम्टम के पेरेंट्स तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और ये डिफरेंट डिजीज का डिफरेंट होता है। ठीक है जी, लेकिन नॉर्मली 14 जो है वो कंसीडर किया जाता है बहुत सारी डिजीज़ में। इसके बाद लेटेंट पीरियड है, इट इज़ यूज्ड इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज एज द इक्विवेलेंट ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड इन इन्फेक्शियस डिजीजेज। ठीक है जी, और लेटेंट पीरियड को हम नॉन इन्फेक्शन डिजीजेज में जो कि इन्फेक्शियस नहीं होती उनमें कंसीडर करते हैं, और वो भी इंक्यूबेशन के पीरियड के तौर की तरह ही उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, पीरियड फ्रॉम डिजीज़ इनिशिएशन टू डिजीज़ डिटेक्शन। ठीक है, यानी डिजीज़ के स्टार्ट होने से लेके डिजीज़ के डिटेक्ट होने तक का जो पीरियड है, और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगी उसमें हम लेटेंट पीरियड इसको कंसीडर करें। देन है जी इन्फेक्शियस पीरियड, द टाइम ड्यूरिंग विच द होस्ट कैन इन्फेक्ट अनदर ससेप्टेबल होस्ट, जिसमें वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है, एक से दूसरे पर्सन में जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इन्फेक्शियस पीरियड है। नॉन इन्फेक्शियस पीरियड वो होगा द पीरियड व्हेन द होस्ट एबिलिटी टू ट्रांसमिट डिजीज टू अदर होस्ट सीजेस। ठीक है, जिसमें जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता डिजीज को, उसको हम नॉन इन्फेक्शियस पीरियड कहेंगे। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? देन हम स्टेजेस ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला है जी प्री पैथोजेनिक फेज और सेकंड वन है जी पैथोजेनेसिस फेज। फर्स्ट वन है जी प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ठीक है जी, जिसमें एक्सपोजर होगा और ससेप्टिबल होगा पर्सन। ठीक है जी, अभी साइन एंड सिम्टम जो है वो अपीयर नहीं होते इसमें, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्री पैथोजेनिक फेज जो है आ गया है। अच्छा जी, इन दिस स्टेज द डिजीज हैज़ नॉट डिवेलप्ड बट द ग्राउंड हैज़ बीन लेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स दैट फेवर्स इट्स अकरेंस। ठीक है जी, इसमें डिजीज अकरेंस नहीं होती, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको फेवर करेंगे कि डिजीज जो है उसकी डेवलपमेंट हो। ठीक है जी, तो डिफरेंट कुछ ये इसमें एग्जांपल्स बताई गई हैं कुछ डिफरेंट डिजीज़ की, जिनके रिस्क फैक्टर्स जो हैं आप इसमें मेंशन है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे है जी अल्कोहल कंजम्पशन फॉर सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी कि लीवर की सिरोसिस को लीड करेगा। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो उसका रिस्क फैक्टर है कि लीवर सिरोसिस जो है उसमें होगी। देन हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी पर्सन में ओबेसिटी है या टाइप ए पर्सनैलिटी है तो वो लीड करेगी हार्ट डिजीज़ को। ठीक है जी, ये उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। देन है जी स्मोकिंग, हाइपरटेंशन एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, ये जो है स्ट्रोक को लीड करेगी। किसी पर्सन की अगर स्मोकिंग की, हाइपरटेंशन की या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की हिस्ट्री है तो वो प्रॉब्ली जो है वो किया जाता है, गेस किया जाता है कि उसको जो है वो स्ट्रोक जो होगा। देन रेडिएशन है, कोई बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर है किसी को, स्मोकिंग है या इम्यून सप्रेशन है तो वो जो है कैंसर को लीड करेगी, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है उसकी बहुत ज़्यादा, तो वो फिर कैंसर को लीड कर सकती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम ससेप्टिबल स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं, कि इस स्टेज पे जो पर्सन है अगर उसको ये फैक्टर उसके सराउंडिंग में हैं तो वो लीड करेंगे कि उसको जो है वो डिजीज़ अकरेंस को जो है वो उसको हो। ठीक है जी, देन पैथोजेनिक फेज है जिसमें हम एसिम्प्टोमेटिक, अर्ली पैथोजेनिक फेज को हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। ठीक है जी, और फिर अर्ली डिस्क्रिमिनेबल डिजीज़ हो सकती है, फुल ब्लाउन क्लासिकल डिजीज़ इसमें हो सकती है, और 4 पे है जी टर्मिनेशन, यानी कि इसमें 4 जो है ना फेजेस आएंगे। पैथोजेनिक फेज की भी आगे मजीद डिवीजन है। ठीक है जी, एसिम्प्टोमेटिक है पहली, और दूसरी अर्ली डिस्क्रिमिनेबल डिजीज़ होगी, थर्ड में फुल ब्लाउन क्लासिकल डिजीज़ होगी, यानी कि साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा सिवियरिटी के साथ आते हैं, और 4 में टर्मिनेशन होगी, यानी कि या तो कंप्लीट रिकवरी हो सकती है डिजीज़ से, या फिर क्रॉनिक डिजीज़ को पर्सन जो है उसमें लीड करेगा। अगर प्रॉपर्ली अक्यूट डिजीज़ है या सिवियर डिजीज़ है, अगर वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुई तो वो क्रॉनिक डिजीज़ को लीड करेगा। या फिर लाइफ विद रेजिडुअल डिसेबिलिटी, ठीक है जी, वो डिसेबिलिटी उसमें जो है उसको लीड कर सकता है, और लास्ट पे है जी डेथ हो सकती है पर्सन की। ठीक है जी, तो ये 4 इसके जो है प्री पैथोजेनिक पैथोजेनिक फेज के जो हैं वो स्टेप्स हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, कि इसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर प्लानिंग प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़। किसी भी कम्युनिटी को हम गैस करते हैं, उसको हम सर्वे करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें प्लांट एंड डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अक्रेंस हो रही है और उसके रिस्क फैक्टर ये वाले हैं। तो मेन हमारा पर्पस जो है वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ जो है उसको स्टडी करने का वो यही है कि हमने जो है प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ को प्लान करना है, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को जो है वो डिज़ीज़ से प्रिवेंशन करा सकें, ठीक है, जो उसमें डिजीज़ अकरेंस को कम कर सकें और उसमें जो रिस्क फैक्टर हैं जो कि लीड करेंगे डिफरेंट डिजीज़ को, उसको हम मॉडिफाई कर सकें, ठीक है जी। देन है जी एडजस्टिंग लीड टाइम एंड लेंथ बाइस फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोग्राम। फिर इसमें क्या है जी, स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग करनी है, कम्युनिटी की स्क्रीनिंग जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। जीएमएन लिंक जो है वो बार बार डिसेबल हो रहा है, लेकिन आप जो है इसको साथ साथ लॉगिन करते रहें, रिफ्रेश करते रहें। प्रॉब्लम आ रही है आज के लिंक में। ठीक है जी। और थर्ड पे है जी फोरकास्टिंग प्रोग्नोसिस, उसकी प्रोग्नोसिस के लिए, ठीक है जी, प्रोग्नोसिस के लिए जो है ज़रूरी है। और लास्ट पे है जी वैल्यूएशन ऑफ द इंटरवेंशन, जो भी इंटरवेंशन की गई होंगी उसकी जो है वैल्यूएशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है जी।
अपलोड हो रही हैं। स्टूडेंट्स आ रही है आवाज़? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है आप लोगों को? दोबारा से अपना जो लिंक है वो रिफ़्रेश करें आप लोग सारे, तो हो जाएगा। ठीक है जी, हम डिस्कस कर रहे थे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ठीक है जी, इसको स्टडी करना जो ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है और लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, अब हम ये स्टडी करेंगे इसमें, इस स्लाइड में। और इसमें आप लोग जो है जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी प्रिवेंशन है, वो हम रिव्यू करेंगे। ठीक है जी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है जी, सबसे पहले है जी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट सबको? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है सबको?
ओके, चलिए ठीक है, अगर आवाज़ आ रही है और आपको स्लाइड्स शो हो रही हैं तो फिर हम जो है स्टडी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हम प्रिवेंशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रिवेंशन में हम देखेंगे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। इन जनरल देयर आर मेनली थ्री मेजर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, ठीक है। जिसमें 3 लेवल की प्रिवेंशन आएगी, जो कि हमने पहले 2 फेजेस डिस्कस किए थे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के, जिसमें प्री पैथोजेनिक फेज़ है, फिर पैथोजेनिक फेज़ है, ठीक है जी। तो उसमें मेन फर्स्ट वन जो है जी प्राइमरी प्रिवेंशन है, जिसको हम आल्सो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन भी कहेंगे। और सेकंड जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन है। थर्ड जो है टर्शरी प्रिवेंशन है, ठीक है जी। तो जिस तरह हमने देखा था, यही चार्ट जो है जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमने पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस और पीरियड प्री पैथोजेनेसिस और फिर पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने साथ में अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है उसको अटैच कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस फेज़ में कौन सी टाइप की प्रिवेंशन जो है वो होगी। सबसे पहले है जो डिजीज़ प्रोसेस, जिसमें प्री पैथोजेनिक फेज़ है, जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, जो कि हम रिस्क फैक्टर में कंसीडर करते हैं। उसमें हम ज़्यादातर जो लेवल प्रिवेंशन जो अप्लाई करते हैं वो है जी प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो अगर हम रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर लेते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, और तो हम डिजीज़ अकरेंस के जो चांसेस हैं उसको हम कम कर सकते हैं। फिर पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस फेज़ है, जिसमें क्लिनिकल हॉरिजॉन है, ठीक है जी। उसमें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है जी। और फिर लास्ट पे है जो टर्शियरी प्रिवेंशन, जो कि हम डेथ या रिकवरी वाली स्टेज पे करते हैं जाके, जिसमें है भी टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है जी। इसके अलावा मोड्स ऑफ इंटरवेंशन कौन कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम 2 तरह के मोड जो है वो अप्लाई करते हैं। ये रिवीजन है एक्चुअली, जो कि आप लोग जो है वो एपिडेमियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें आप भी देख सकते हैं कि प्राइमरी लेवल की जो प्रिवेंशन है, उसमें हम 2 तरह के जो है मोड्स ऑफ इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं। एक है जी हेल्थ प्रमोशन, दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है जी। हेल्थ प्रमोशन में है कि हमने हेल्थ को प्रमोट करना है, वेलनेस की तरफ जो है वो लेके जाना है। लेकिन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो स्पेसिफिक डिजीज़ प्रोटेक्शन आ जाती है कि फलां फलां कम्युनिटी में अगर किसी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, करंट स्टेट ज़्यादा है, तो हम उस डिज़ीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है ना स्पेसिफिक जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। फॉर वैक्सीनेशन वगैरह कर दी, इम्यूनाइजेशन वगैरह इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। देन है जी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो कि हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में करेंगे। अर्ली उसको कोई डिजीज़ अगर हो गई है, उसके क्लिनिकल साइंस इंडिकेट हो गए हैं, हम उसको अर्ली डायग्नोज करेंगे और उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो जो है सिवियरिटी को लीड ना करे। तो इसमें हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो टर्शियरी प्रिवेंशन है, जिसमें डिसेबिलिटी लिमिटेशन आ जाती है और रिहेबिलिटेशन आ जाती है, ठीक है जी। तो ये सारी जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन है, seeks to prevent the onset of specific diseases via risk education, ठीक है जी। तो रिस्क फैक्टर्स के ज़रिए जो है ये रिस्क एजुकेशन जो रिस्क रिडक्शन जो है उसके थ्रू जो है किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के ऑनसेट को हम जो है प्रिवेंट करेंगे, उसको हम कहते हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं सबसे पहले बाय अल्टरिंग बिहेवियर्स या एक्सपोजर दैट कैन लीड टू डिजीज़। हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे और उनका जो एक्सपोजर है उसको हम रिड्यूस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि डिजीज़ अकरेंस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो सीजेशन ऑफ स्मोकिंग है, और दूसरा है जी बाय एनहांसिंग रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू एन डिजीज एजेंट, ठीक है जी। अब किसी भी डिजीज एजेंट जो एक्सपोजर का इफेक्ट है उसको हमने उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करनी है, जिसमें हम वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन वगैरह इन्वॉल्व करते हैं। किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है हम वैक्सीन कर देंगे प्रॉपरली पर्सन को। इट कैन बी डन बाय हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है जी। Then है जी हेल्थ प्रमोशन, द प्रोसेस ऑफ enabling people to increase control over and to improve health, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं कि ये हेल्थ प्रमोशन है। इसमें हमने उसका अवेयरनेस इंक्रीज, एक्चुअली हेल्थ प्रमोशन में अवेयरनेस प्रोग्राम आ जाता है और अवेयरनेस को लीड करती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जाती है, और ताकि उनकी हेल्थ को जो है ओवरऑल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। It is not directed against any particular diseases but is intended to strengthen the host through a variety of approaches, ठीक है जी। इसमें हम हेल्थ एजुकेशन लेते हैं। सबसे पहले हम उस पर्सन को या कम्युनिटी को जो है इंडिविजुअल्स को
हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे, ठीक है जी। उनको जो है रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, डिजीज़ किस तरह से होती है, कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसको लीड कर सकते हैं, ठीक है जी। देन है जी इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन करेंगे हम, जिसमें हम इन्वायरमेंट जो है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको बेहतर करेंगे, और जितने भी उसके यानी कि वो सैनिटेशन वगैरह का, अगर सैनिटरी वाटर जो है सैनिटेशन उसको प्रॉपर करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे, और डस्ट वगैरह को कम करेंगे। मतलब जितने भी फैक्टर जो है वो डिजीज़ को चांसेस बन सकते हैं, लीड कर सकते हैं, उसको हम मॉडिफाई करेंगे। मैंने है जी न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन की, थी जिसमें हमने हेल्दी फूड जो है, हेल्दी न्यूट्रिशन जो है, हेल्दी डाइट जो है उस पर फोकस कराना होता है, और जंक फूड्स और बेकरी आइटम्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन चीज़ों से हमने उनको अवॉइड कराना है। तो हेल्दी डाइट जो है उस पर हमने मॉडिफिकेशन करनी होती है। दैन लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस हैं, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो हम कहेंगे कि फिजिकली एक्टिव हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करें, क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादातर जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं। हाँ, तो उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है जी। इसके बाद बिहेवियर चेंजेस लेके आने हैं, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज करना है, तो वो अपनी हेल्थ को जो है प्रमोट करें, ठीक है जी। देन हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। नाउ पीपल हैव मूव टू बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ठीक है जी। हेल्थ एजुकेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है, और उनका बिहेवियर इसमें चेंज किया जाता है अबाउट हेल्थ। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि सैनिटरी वगैरह को, सेफ वाटर को, और इंसेक्ट्स कंट्रोल वगैरह हम करेंगे। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन है, जिसमें हम हेल्दी फूड जो है उसको प्रमोट करना है। इसके अलावा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट जो है ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स की, उसको जो है हमने मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है जी। स्कूल चिल्ड्रन वगैरह हैं, और लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंज करनी है, जिसमें मॉडिफिकेशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल जो है हम उसमें करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देन है जी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमने क्या करना है कि स्पेसिफिक जो डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट हमें जो है ना इम्यूनाइज करना है, पर्सन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जिसमें हम इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, वैक्सीनेशन वगैरह करेंगे, ठीक है जी। दैन फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स विद स्पेसिफिक न्यूट्रेंट्स का फोर्टिफिकेशन करेंगे, जैसे कि सॉल्ट की, आयोडीन वगैरह है, और भी बहुत सारी एसिडिटीज़ वगैरह को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा यूज़ ऑफ कीमोप्रोफिलैक्टिकली ड्रग्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज़, जैसे मलेरिया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस वगैरह हैं, उनको डिजीज़ इनको कंट्रोल करने के लिए हम जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। तो आज का जो है हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है, हेल्थ प्रमोशन तक। नेक्स्ट जो है हम फ्राइडे को जो है हम इसका भी रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे, तो आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन आंसरिंग जो है फिर मैं करूँगी, तो आप लोगों को आना चाहिए ये यूनिट। सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है।